हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले बियरिंग के बारे में पढ़ा था, वो टॉपिक फिनिश कर दिया हमने। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वाली वीडियो को देख लें, अगर आप देखना चाहते हैं तो। आज से हम स्टार्ट करने वाले क्लच एंड ब्रेक के बारे में। इसमें न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। और इसमें भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले ताकि टॉपिक का जो हर फॉर्मूला है वो आपको याद हो जाए, या फिर आप उसको रिवाइज कर लो। इस तरीके से मैंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया हुआ है, या फिर इसको बोलो, इस सिनेरियो को, इस सेशन को मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, आप देखे होगे तो ये क्लॉक क्लच इज एन द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो इसमें दिक्कत क्या होगी, ये जो आप देखे हो ना क्लॉक क्लच, ये शायद आप इसका नाम पहले नहीं सुने होंगे, या फिर बहुत ही कम सुने होंगे। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि जॉ क्लच। ठीक है, इसका नाम आप ज़्यादा सुने होंगे। तो एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, वो नाम थोड़ा सा इधर उधर करके ज़रूर दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉक क्लच है ना, ये जॉ क्लच ही है। ठीक है, इसको क्लॉक क्लच भी बोलते हैं, ये एक नाम है इसका। तो ये पूछ रहा है कि ये किस तरीके क्लच होता है, या फिर उसका एक एग्जाम्पल ये पूछ रहा है कि ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पॉजिटिव क्लच है, या फ्रिक्शन क्लच है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो अब दोनों में से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि जॉ क्लच कुछ ना कुछ है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, या तो फ्रिक्शन क्लच है, नेगेटिव होता नहीं है, या तो पॉजिटिव क्लच है या तो फ्रिक्शन क्लच है। ठीक है, दोनों देखो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बट अगर आपको पता है तो जॉ क्लच या फिर क्लॉक क्लच, तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव टाइप के ही क्लच होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से कितने टाइप से क्लच होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक पूरी स्लाइड ही है, अच्छा खासा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्लच के यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ कि द इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ द सैफ्ट इज ऑब्टेन बाय द मीन्स ऑफ क्लच। ठीक है, तो जो भी सैफ्ट है उनमें अगर इंगेजमेंट या फिर डिसएंगेजमेंट करना होता है जो पावर ट्रांसफ़र के लिए, तो किसके वजह से होता है, तो वहाँ हम उसको क्लच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो तरह के क्लच होते हैं, एक होता है पॉजिटिव क्लच और दूसरा होता है फ्रिक्शन क्लच। ठीक है, पहला आप देखो पॉजिटिव क्लच, नेक्स्ट वन क्या है, फ्रिक्शन क्लच। ठीक है, पॉजिटिव क्लच के बारे में क्या लिखा है कि द पॉजिटिव क्लच आर यूज्ड। देखो ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि डेफिनेशंस में भी क्वेश्चन पूछे होंगे। अगर आप इससे पहले वाले वीडियोज़ मेरे देखे होंगे तो उसमें मैंने डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से ही मिल गए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आए हुए हैं, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो द पॉजिटिव क्लच आर यूज्ड व्हेन द पॉजिटिव ड्राइव इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखना कि पॉजिटिव क्लच में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, पॉजिटिव ड्राइव जब रिक्वायर्ड होता है, पॉजिटिव ड्राइव, तो हम वहाँ पे पॉजिटिव क्लच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पॉजिटिव क्लच इज जॉ क्लच या फिर क्लॉक क्लच। ठीक है, तो ये दो नाम है इसके, जॉ क्लच। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। अब जॉ क्लच में भी देखो, इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं, कि स्क्वायर जॉ क्लच होता है, एक स्पायरल होता है। ठीक है, तो दो तरह के ये भी होते हैं, और आगे जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अ फ्रिक्शन क्लच हैज इट्स प्रिंसिपल एप्लीकेशन इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर ऑफ शाफ्ट एंड मशीन विच मस्ट बी स्टार्टेड एट एंड स्टॉप्ड फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो ये जो है ना, आप इसको ये चीज़ आपको याद रखना कि अगर मतलब अगर फ्रिक्वेंटली स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है, कोई भी मशीन है, फ्रिक्वेंटली हम उसे स्टॉप भी करना है, उसको स्टार्ट भी करना है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे जो यूज करेंगे ना क्लच, वो फ्रिक्शन क्लच हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूजेज हो गया। जो एग्जामिनेशन में पूछता है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे देखो नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, जॉ क्लच और क्लॉक क्लच दोनों सेम होते हैं। पॉजिटिव क्लच के लिए पॉजिटिव क्लच की क्या, पॉजिटिव ड्राइव जब रिक्वायर्ड होती है तो इस्तेमाल करते हैं, और जो फ्रिक्शन क्लच का भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टार्ट एंड स्टॉप, या फिर जो फ्रिक्वेंटली ये हमें करना होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे देखो जो क्लच या फिर क्लॉक क्लच क्या, पॉजिटिव क्लच है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत है जो डेफिनेशंस वगैरह है, हम आपको वो भी बता देंगे। द स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉ क्लच। ठीक है, जॉ क्लच आर, पहला है देखो इसमें दो तरह का मैंने आपको बताया था कि जो पहला होता है, एक होता है स्क्वायर जॉ क्लच होता है। ठीक है, एक होता है क्या, स्क्वायर जॉ, और जो दूसरा होता है वो होता है स्पायरल होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्पायरल होता है, स्पायरल जॉ।
तो पहला देखो इसमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि स्क्वायर जॉग टाइप क्लच ट्रांसमिट पावर ओनली इन वन डायरेक्शन, और बी ऑप्शन कह रहा है कि इस स्पायरल जॉ टाइप क्लच ट्रांसमिट्स पावर इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और पहले एक बार ना इसके थ्योरी को देख लेते हैं, फिर आप मैं श्योर हूँ कि आप सिंपली इसका आंसर आप दे सकते हो, कोई भी दे सकता है इसका आंसर, अगर आप थोड़ा सा जो भी थ्योरी उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों तरीके जो क्लच है ना उनके बारे में बताया गया है कि अ स्क्वायर जॉ टाइप क्लच विल ट्रांसमिट पावर इन आइदर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, जो स्क्वायर टाइप का होता है वो किसी भी डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है द स्पायरल जॉ में बी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। देखो या तो वो लेफ्ट हैंड रोटेट सेफ्ट, देखो ये अपने डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, हम उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर उसी तरीके से हम उसको बनाते हैं कि आपको लेफ्ट हैंडेड चाहिए पावर ट्रांसमिट करना या फिर आपको राइट हैंडेड करनी है, बट एक ही होना चाहिए, मतलब एक ही होगा, या तो लेफ्ट हैंड होगा या तो राइट होगा। ठीक है, राइट हैंड होगा, बिकॉज द पावर ट्रांसमिटेड बाय देम इज वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो जो स्पायरल जो टाइप्स का होता है, देखो स्पायरल जो टाइप इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, फिर ऐसे करके मतलब इस तरीके से बना होता है, तो एक ही डायरेक्शन में क्या होता है ना कि आप पावर का ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, या तो लेफ्ट हैंड होगा या तो राइट हैंड होगा, दोनों नहीं होता। बट स्क्वायर टाइप में क्या होता है कि दोनों डायरेक्शंस में हो जाता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है कि पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको रीड करो, एक बार फिर से रीड करो, और उसके बाद से आप इसका आंसर दे दो, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों गलत हैं। कैसे गलत हैं, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है ए, पहला ऑप्शन नहीं, जो स्टेटमेंट ए है ये लिखा है कि स्क्वायर जॉ टाइप क्लच ट्रांसमिट पावर ओनली वन डायरेक्शन, तो जबकि स्क्वायर क्या करता है वो दोनों डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करता है, ये भी गलत हो गया। और उसके बाद बी स्टेटमेंट कह रहा है स्पायरल जॉ टाइप क्लच ट्रांसमिट पावर इन बोथ डायरेक्शन, तो ये भी गलत है, क्योंकि स्पायरल के हमने अभी पढ़ा क्या कि जो स्पायरल जॉ टाइप क्लच होता है वो एक ही डायरेक्शन में पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर कोई पढ़ता है। देखो हर कोई बुक उठाता है, हर कोई पढ़ लेता है, बट अगर आप क्वेश्चंस करते हो और उसके बाद से एक अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हो जहाँ पे ढेर सारे लोग इंटरेक्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पता चलता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप अकेले पढ़ते हो या फिर रूम में अकेले पढ़े हुए, तो आप खुद को साइंटिस्ट ही समझोगे, जैसा आप समझो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो, और अगर आप आंसर में अगर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर किसी तरह कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, द सोल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सियल वियर इन डिस्क क्लच इज। ठीक है, सोल प्रिंसिपल की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सियल वियर। ये देखो दो तरह की थ्योरी होती है ना, कंसिडरेशन होता है दो तरह का। पहले तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर कंसिडरेशन होता है, और एक होता है यूनिफॉर्म एक्सियल वियर कंसिडरेशन होता है। दो तरह के कंसिडरेशन होते हैं। तो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सियल वियर जो आपका कंडीशन होता है उसमें पूछ रहा है कि सोल प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, सोल प्रिंसिपल, तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सियल वियर, ठीक है, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल वियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क ऑफ फ्रिक्शन। मैं इसमें हर चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल वियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो वर्क ऑफ फ्रिक्शन है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है आपका प्रेशर इंटू रबिंग वेलोसिटी। ठीक है, प्रेशर इंटू रबिंग वेलोसिटी, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। और इसी चीज़ को देखो बुक में ऐसे लिखा होता है कि P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर देता है। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आप याद रखना है कि प्रेशर इंटू रबिंग वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाए, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इतना कुछ देखो मैंने आपको डेटा प्रोवाइड करा दिया, ये काफ़ी सफिशियंट है इतना। और इसमें यहाँ पे आपको पता होगा कि ये क्या है कि इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, ये होगा नॉर्मल प्रेशर, और ये है रबिंग वेलोसिटी। ठीक है, याद रखना, रबिंग वेलोसिटी नहीं, स्लाइडिंग, सॉरी मैं रबिंग वेलोसिटी बोल रहा था, ये स्लाइडिंग वेलोसिटी है। रबिंग वेलोसिटी मुझे बियरिंग का याद आ गया। ठीक है, स्लाइडिंग वेलोसिटी है, तो इसको करेक्ट कर लेना आप, स्लाइडिंग वेलोसिटी है। ठीक है, तो वी क्या है आपका, स्लाइडिंग वेलोसिटी है, रबिंग वेलोसिटी नहीं है, स्लाइडिंग वेलोसिटी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें देखो सही कौन सा होगा, आपको ये बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें देखो द सोल प्रिंसिपल क्या है कि नॉर्मल वियर इज डायरेक्ट इनटू वर्क फ्रिक्शन इक्वल टू कांस्टेंट, और बी ऑप्शन क्या है नॉर्मल वियर। ठीक है, ये देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है
कि नॉर्मल वियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वर्क फ्रिक्शन। ये देखो ना, यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है ये उसी के बारे में बात करी। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बता रखा है ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा का नॉर्मल वियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वर्क फ्रिक्शन, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है नॉर्मल वियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क फ्रिक्शन, तो ये सही हो सकता है, एक बार टिक कर लेते हैं। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, नॉर्मल वियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वर्क फ्रिक्शन, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इन सारे में सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है और ऑप्शन सी सही है हमारा। ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या सही है। और ये सारे मैंने आपको कंटेंट दे दी कि इस तरीके अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ नोमेनक्लेचर वगैरह बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ मल्टीपल डिस्क क्लच इज आल्सो समटाइम्स यूज्ड एज। देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और क्वेश्चंस को आप करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले आप इसको ना आपको क्या करना होगा, जो क्लच या ब्रेक है इसको एक बार रिवाइज कर लेना होगा। उसके बाद से आप ये करोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ मल्टीपल डिस्क क्लच इज आल्सो समटाइम्स यूज्ड एज। देखो जो मल्टीपल डिस्क क्लच होता है ना उसको हम ब्रेक की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, किसकी तरह यूज करते हैं, उसको हम एज ए ब्रेक भी यूज कर लेते हैं। तो फ्लाई व्हील की तरह यूज तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, गियर वगैरह का तो कोई सिनेरियो बनता ही नहीं है। अब दो चला गया तो ये ऑप्शन गलती है, तो ये ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा क्योंकि हम उसको ब्रेक की तरह भी यूज करते हैं। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे तो नियरली आपको पता चल जाएगा कि बी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेस्ट ऑफ क्लच डिजाइनिंग। ठीक है, क्लच डिजाइनिंग में कौन सा ये कंटेंट बता रहा है कि सही है जो आपके चार ऑप्शंस दिए रहे हैं। पहला ऑप्शन का यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी गिव्स लोअर फ्रिक्शन टॉर्क देन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ठीक है, अब इसमें ये जो आप एक दो स्टेटमेंट ये देखोगे तो इसमें जो भी ऑप्शन है इसमें ये पूछ रहा है कि जो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी है, आपको अगर पता है कि कौन सा ज़्यादा टॉर्क देता है, फ्रिक्शनल टॉर्क किसमें ज़्यादा होता है, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है यूनिफॉर्म प्रेशर गिव्स हायर फ्रिक्शन टॉर्क देन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। और सी ऑप्शन कह रहा है बोथ द थ्योरी गिव द सेम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो एक बार ना पहले इसको देख लेते हैं हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। कुछ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और जो भी एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने डाल रखा है। द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी गिव्स हायर फ्रिक्शनल टॉर्क। ठीक है, हायर फ्रिक्शन टॉर्क देन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ठीक है ना, तो जो देखो ज़्यादातर हम जो नए क्लच वगैरह का डिजाइन वगैरह करते हैं उसमें हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों इस्तेमाल करते हैं और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम कि जो ओल्ड क्लचेज हो जाते हैं ना उनमें हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देयरफॉर इन केस ऑफ फ्रिक्शन क्लचेज यूनिफॉर्म वियर शुड बी कंसिडर्ड। मतलब कि फ्रिक्शन क्लचेज की बात करें तो यूनिफॉर्म जो वियर थ्योरी है उसका हम क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। बट अभी ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। इस क्वेश्चन आप इसको याद रखना, अब थोड़ा ध्यान में रखना इस चीज़ को। बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी गिव्स ए हायर फ्रिक्शन टॉर्क देन द वियर थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है लोअर फ्रिक्शन, तो जो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या है वो हायर टॉर्क देती है, तो बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। यहाँ पे लिखा हुआ ना यूनिफॉर्म प्रेशर गिव्स हायर फ्रिक्शन टॉर्क देन द यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या है सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वाले क्वेश्चन से आपको मिलेगा। ये क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रेशर इन अ प्लेट क्लच व्हेन एक्सियल फोर्स 8 किलो न्यूटन, द इनसाइड रेडियस दे रखा है, आउटसाइड रेडियस दे रखा है और एज्यूम क्या करना है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ठीक है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या करना है कि यूज करना है। जब हम बात करते हैं ना यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए और उसमें जो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे होता है, तो मैक्सिमम प्रेशर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का हम कंसिडरेशन का यूज करते हैं तो इनर रेडियस पे होता है। ठीक है, तो कभी भी जब आप बुक में लिखें तो या फिर आप नोट्स वगैरह बनाते हैं तो R1 R2 करके आप कभी मत लिखें, ताकि मतलब उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप सिंपल से ऐसे लिख लें P मैक्सिमम एट इनर रेडियस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और एक और होता है P मिनिमम, मिनिमम प्रेशर कहाँ होता है, P मिनिमम इंटू कहाँ पे होता है, आउटर रेडियस पे होता है मिनिमम प्रेशर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप R1 R2 करोगे तो फिर अगर एग्जामिनेशन में रिवीजन नहीं कर पाए तो आपको वहाँ पे याद है R1 क्या था R2 क्या था, तो इस तरीके का कन्फ्यूजन हो जाता है। सिंपल सा आप लिखो इनर रेडियस को RA लिखो, आउटर रेडियस को RO लिखो और इस तरीके से मतलब कि आप वैल्यू को पुट करो। ठीक है,
तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर की बात कर रहा है तो हम इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या, हमें सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी इक्वल टू होता है जो लोड होता है, जो फोर्स होता है, एक्सियल फोर्स होता है, ठीक है, वो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ओ माइनस आर आई, ठीक है, ये होता है। वैल्यू को पुट करें, यहाँ पे पुट करो आप, तो यहाँ पे 8 किलो न्यूटन हो गया, हमने इसको 8000 लिख लिया। 2 पाई कर लेते हैं, आर ओ की वैल्यू कितना दे रहा है, आउटर रेडियस दे रखा है 100 माइनस 60, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 31.83, ठीक है, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पे पुट करना है। तो पी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पी मैक्सिमम हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई आर आई। सी की वैल्यू कितनी है 31 पॉइंट, आप यूनिट वगैरह देख लेना, यूनिट आप इसको लिख लेना, मैं यूनिट लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर ले, यूनिट लिख लेना, न्यूटन पर मीटर होगा इससे, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका आर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर, ये कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये अप्रोक्स आ जाएगा 0.5305 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि हमने रेडियस का mm में दे रखा है। अब ये वैल्यू जब यहाँ यूनिट वगैरह रखोगे तो आपको ये भी mm में ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका देखो कौन सा आंसर सही है। पहला तो 0.5 है ही नहीं, ये भी नहीं, अब यहाँ पे ये 7 ये गलत है, एक ही ऑप्शन बचाइए, तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन क्या है, जो सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अच्छे लोगों का दिमाग घूम जाते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करना चाहिए आपको। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड्स फॉर फ्री डिसंगेजमेंट ऑफ अ कोन क्लच। कोन क्लच के बारे में पूछ रहा है कि फ्री डिसंगेजमेंट। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका सिंपल सा एक ही आंसर है कि जब आपका ये जो न्यू है, ठीक है, ये अगर लेस देन 10 अल्फा आ जाता है, अगर न्यू इक्वल टू न्यू अगर लेस देन 10 अल्फा आ जाता है, तो वहाँ पे ये कंडीशन क्या होगा कि फ्री डिसंगेजमेंट की कंडीशन होल्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब ये वैलिड हो जाता है उसके लिए, तो ये इसका तो आपको बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। बाकी अब किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेंट्रीफ्यूगल क्लच, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में बात कर रहा है। द नेट आउटवर्ड रेडियल फोर्स इज, ठीक है, ये इतना दे रखा है 7 डिवाइडेड बाई 16th ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच शो, ठीक है, ईच शो। व्हाट विल बी द स्पीड एट विच इंगेजमेंट टेक प्लेस इफ द पुली इज एक्चुअली रनिंग एट 800 RPM, ठीक है ना, 800 RPM। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे पूछा नेट आउटवर्ड रेडियल फोर्स, ठीक है, नेट आउटवर्ड, तो नेट आउटवर्ड रेडियल फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो माइनस जो आपको सू पे फोर्स लगता है, ठीक है, वो ये हो जाएगा आपका नेट रेडियल आउटवर्ड फोर्स हो जाएगा। ये किसके इक्वल है 7 डिवाइडेड बाई 16th ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच शू, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, पीसी है, पीसी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, पीसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 16 पीसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक बार नॉमेनक्लेचर आप देख लो, इसको क्या पीसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और पीएस बोलती है इनवर्ड फोर्स है ऑन ईच शू, ठीक है, क्या है इनवर्ड फोर्स ऑन ईच शू। और ये कितना हो जाता है, अगर हम पीएस की बात करें तो पीएस इक्वल टू हो जाएगा आपका MR ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा MR ओमेगा स्क्वायर। ईच सू की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे देखो थोड़ा सा वो करते हैं, ये सू का हम ले लेते हैं, ठीक है ना, ओमेगा 1 यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम पीसी की बात करें तो इसको हम ले लेते हैं MR ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला ऑप्शन आप ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसको आप जो सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा PC, ठीक है, -7 डिवाइडेड बाई 16 PC इक्वल टू PS, ठीक है, ये हो जाएगा। एक मिनट देखें, थोड़ा स्पेस है, हाँ चलो है। अब देखो यहाँ पे PC कॉमन ले लेंगे, PC कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्स हमारा आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 16 PC इक्वल टू PS, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो PC और PS की वैल्यू है ना, ये हमें क्या करना है, पुट करना है, ठीक है, ये क्या करना है, हमें पुट करना है। अब अगर देखो ओमेगा और ओमेगा 1 में आपको कन्फ्यूजन नहीं है, ओमेगा क्या है, ये रनिंग स्पीड ऑफ पुली है, ठीक है, रनिंग स्पीड पुली है ओमेगा। और ओमेगा 1 क्या है कि एंगुलर स्पीड, वो एंगुलर स्पीड है जिस पे क्या होगा कि जो सू है ना वो इंगेजमेंट उसका होगा, ठीक है, इंगेजमेंट या फिर डिसएंगेजमेंट जो होगा वो वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ये ओमेगा 1 ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है ओमेगा 1, या फिर हमें इसका स्पीड RPM में करना है तो वो हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं 9 डिवाइडेड बाई 16, PC की वैल्यू कितना है MR ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू
पी एस की वैल्यू कितना है एम आर ओमेगा 1²। ठीक है, अब यहाँ से देखो एम आर से एम आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद से जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ओमेगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 3/4 ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इतना हमें क्या हो जाना चाहिए, मतलब ये आपको यहाँ तक सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करें कितना आया था, एक बार इसको लिख लेते हैं। ओमेगा 1 इक्वल टू 3/4 ओमेगा। ठीक है, अब इसको हम देखो आरपीएम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2πn1 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 3/4 2πn डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, देखो 2π60 कैंसिल हो गया, n1 इक्वल टू हो जाएगा 3/4 इंटू n। ठीक है, ये हो गया। अब देखो n की वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे 800 आरपीएम दे रखा है। n की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे 3/4 इंटू ये हो जाएगा आपका 800 आरपीएम, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2 टाइम्स में, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 600 आरपीएम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 600 आरपीएम, हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का देखो कहीं दे रखा है, हाँ ये दे रखा है, बी ऑप्शन देखो ये सही है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, सही है, 600 आरपीएम हमारा राइट आंसर, ये बी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अच्छी खासी इसमें एफर्ट लग रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस सब चीज़ों को। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है क्वेश्चन में, यहीं पे हम आपको लिख के थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, यहीं पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस क्वेश्चन के बाद रीड करो, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर अ कोन क्लच कंसीडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। ठीक है, देखो कोन क्लच की बात कर रहा है, तो कोन क्लच में क्या ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं होता है, जो भी नॉर्मल प्रेशर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मल प्रेशर होता है, जो इसकी पी एन की वैल्यू पूछ रहा है, जो नॉर्मल प्रेशर होता है, तो इसमें एक फार्मूला नहीं होता है। पहला तो आपको ये ऑप्शन भी है ना, ये भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि टॉर्क की, अगर हम बात करें टॉर्क कितना होता है, तो देखो एक बार ध्यान देना, टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, कोसेक अल्फा आर आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये टॉर्क की वैल्यू होती है। अगर टॉर्क भी अगर क्वेश्चन में या फिर कभी पूछ दे तो आप इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसका, टॉर्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपके सामने, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वो भी बता देता हूँ कि अगर हम बात करें किसका, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का। ठीक है, चलो इस नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिल जाएगी। ठीक है, अदर क्वेश्चन में भी हम आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि द रेशियो ऑफ टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क टू द एक्सियल थ्रस्ट फॉर मल्टीपल डिस्क क्लच हैविंग द 3 डिस्क ऑन द ड्रिवन शेफ्ट इज, इतना दे रखा है आपका, हाउ मैनी डिस्क आर प्रेजेंट ऑन द ड्राइविंग शेफ्ट if the mean radius of friction surface is 75 mm and the coefficient of friction between the rubbing surface is 0.35। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और करते हैं इसको। तो अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं टॉर्क के लिए, टॉर्क का फार्मूला होता क्या है। तो टॉर्क का फार्मूला की अगर हम बात करें, जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है आपका एन क्या है आपका, नंबर ऑफ पेयर ऑफ फ्रिक्शनल सरफेस, जी कितने जो फ्रिक्शनल सरफेस है ना वो पेयर में है, उसको हम क्या है नाम दिया हमने एन दिया। ठीक है, और उसके बाद से ये हो गया आपका ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट हो गया न्यू, उसके बाद से ये हो गया आपका थ्रस्ट या फिर इसको बोलो लोड बोल लो। ठीक है, इनटू आर। ठीक है, आर क्या ये आपका है मीन रेडियस। ठीक है, ये है आपका मीन रेडियस। एक मिनट देखना थोड़ा अगर स्पेस है, अच्छा नहीं है, यही सारा करना होगा। ठीक है, तो इसी को तो लिखते रहना, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको इरेज भी करूँगा। ठीक है, और n की वैल्यू n इक्वल टू कितना हो जाता है, n इक्वल टू हो जाता है आपका n1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे n1 क्या है कि नंबर ऑफ ड्राइविंग शेफ्ट, n2 क्या है नंबर ऑफ ड्रिवन शेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी डिस्क आर प्रेजेंट ऑन द ड्राइविंग, यहाँ पूछ रहा है ना ड्रिविंग सॉफ्ट। ठीक है, ड्रिविंग सॉफ्ट में पूछ रहा है कितना है, तो ये हमें n1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और n2 की वैल्यू देखो दे रखा है, ये क्वेश्चन में n2 की वैल्यू कितना दे रखा है कि 3 डिस्क। ठीक है, ये दे रखा है कि मल्टीपल डिस्क 3 डिस्क ऑन द ड्रिवन सॉफ्ट, तो n2 की वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और n1 की वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड करना है। और ये जो इक्वेशन का हम इस्तेमाल करके किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना, ये सारा क्वेश्चन का मतलब हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे,
तो ये आपको फार्मूला पता है। और देख क्या रखा, फ्रिक्शनल टॉर्क टू द एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है। तो ये होगा फ्रिक्शनल टॉर्क डिवाइडेड बाय एक्सियल थ्रस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन न्यू आर, ठीक है, ये होगा। और ये वैल्यू कितना दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है आपका 0.1575, ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। और ये अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एन इंटू न्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, न्यू की वैल्यू आपको दे रखा है 0.35 ये रहा, ठीक है, ये रहा 35 इंटू अब हमें क्या करना है, मीन रेडियस निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मीन रेडियस, तो मीन रेडियस देखो क्या कहीं पे दिया होगा, इसका ड्राइविंग हैविंग द मीन रेडियस देखो यहाँ पे दे रखा है कितना 75 mm। अब mm को हम क्या करेंगे ना, मीटर में कर देंगे, ठीक है। mm को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 10⁻³ ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1575, ठीक है, ये हो गया जनरल सा इक्वेशन हो गया, बस सॉल्व करना है इसको। जब आप सॉल्व करो तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। और n की वैल्यू के इस वाले इक्वेशन में पुट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 6 इक्वल टू n1 की वैल्यू में फाइंड करनी है प्लस n2 की वैल्यू देखो 3 दे रखा है -1, n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा कि सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपके जो भी 10-12 क्वेश्चन थे आपने देख लिए, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो नेक्स्ट इस अदर जो भी आगे के हम क्वेश्चंस कराएंगे आपसे यही होगा, क्लच और ब्रेक के बारे में ही पढ़ेंगे हम। तो एक बार रिवीजन कर लेना आप, ताकि आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिशियल हो जाए, ठीक है। मतलब चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी, पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।